Take your seat. Take your seat. Take your seat. You are a nuisance. बुद्धिहीन। कौन सा मेंबर? कौन से नियम के अंदर आपने डिस्कशन चालू किया है? तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। अब तक के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है। उनके खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि नियम और प्रक्रियाओं के हिसाब से अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है और अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो धनखड़ के नाम पर यह रिकॉर्ड वाकई दर्ज हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि न राज्यसभा में विपक्ष के पास नंबर है और न लोकसभा में, लिहाजा इस प्रस्ताव का गिरना तय है। ये बात जानते हुए भी विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया ही क्यों? आखिर क्यों? इसी क्यों में विपक्ष की रणनीति छिपी हुई है। दरअसल विपक्ष को पता है कि यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके मंजूर होने पर राज्यसभा में इस पर बहस होगी। तब तक धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई को चेयर नहीं कर पाएंगे और विपक्ष को धनखड़ और इसके बहाने मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा एक समीकरण यह भी है कि इस प्रस्ताव पर टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे दल भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो चुके हैं, जिन्होंने अडानी मामले पर अलग रुख अपना रखा है। इसलिए एक प्रस्ताव से विपक्ष को कई निशाने साध रहे हैं। मगर सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति जैसा अराजनैतिक पद इस विवाद में आया ही क्यों? क्या वाकई विपक्ष के साथ धनखड़ कार्रवाई में पक्षपात करते हैं? क्या मोदी सरकार को घेरने के लिए यह नया दांव फेंका गया है या यह प्रस्ताव विपक्ष को एकजुट करने के लिए लाया गया है? आज इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे और अब तक के संसदीय इतिहास और हमारे साथ इस मुद्दे पर तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। यह मामला बेहद तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष एकजुट होकर धनखड़ को घेरने में लगा हुआ है। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं और बार बार उनके ऊपर विपक्ष का ये आरोप कि वो कार्यवाही में पक्षपात करते हैं, सरकार का पक्ष लेते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है, जो मुद्दे विपक्ष उठाता है उन मुद्दों को तवज्जो नहीं दी जाती है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन सरकार की तरफ से आए हुए हर मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक जो एलिगेशन, उसको लेकर ही मानसून सत्र से ये विपक्ष के सारे दल लामबंद थे। हम लोगों ने वो दृश्य भी देखा जिसमें उनकी सीनियर राज्यसभा सदस्य जया बच्चन के साथ तकरार हुई थी। फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन हम लोगों ने वो दृश्य भी देखे जिसमें सभापति जगदीप धनखड़ जी की राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से तकरार हुई और उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं से सभापति की तकरार देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ इस संबंध में कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल जी, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर बार बार ये आरोप लगते हैं कि वो हर मुद्दे पर सरकार का पक्ष लेते हैं, सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। आलोक जी, विपक्ष का अपना काम है आरोप लगाना, और विपक्ष कोई तरीके से काम नहीं करे और फिर भी आरोप सरकार पर लगाए, उपराष्ट्रपति पर लगाए। अब एक जनरल बात है कि ये जो नोटिस आता है 15 दिन पहले आना चाहिए और 15 दिन पहले नोटिस आना चाहिए, जबकि सत्र 20 तारीख तक ही चलेगा। तो आप ही बताओ इस सत्र में कैसे अगर प्रस्ताव पास होता है तो भी कम से कम समय लगेगा। ये कोई नियम कानून को मानते नहीं है, नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और उसके बाद में जब इनको नियम कानून के तहत बताया जाता है तो इनको लगता है पक्षपात। आप मेरे माननीय विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं जो संविधान के जानकारी भी हैं,
वो कम से कम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करके चीजों को पेश करें, तो उसके बाद में पक्ष और विपक्ष का आरोप लगाएं कि वो उनका पक्ष ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। आज जब आप नियम से ही नहीं चलेंगे तो कोई भी उस पद पर बैठा वो मने करेगा ही। निश्चित तौर पर आप अगर नियम के बाहर जाएंगे तो काम तो नियम के अनुसार होगा। ये ना संविधान मानते हैं, ना नियम मानते हैं, ना एजेंसियों को मानते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति को ऊपर लांछन लगाना इनका सबसे घिनौना काम है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से अगर इनका मौका लगता है न्यायपालिका पर उंगली उठा देते हैं, इनका मौका लगता है चुनाव आयोग को उंगली उठा देते हैं, इनका मौका लगता है शासन प्रशासन को उंगली उठा देते हैं। तो इन्हें तो सिर्फ उंगली उठाना, विरोध करना बिना सोचे समझे। आप कोई भी काम करें संविधान के दायरे में करें, और संविधान के दायरे में काम करेंगे तो आपकी बात को सुनी जाएगी और उस पर उचित फैसला होगा। आप संविधान को जेब में रख करके बात करेंगे तो कैसे बात सुनी जाएगी, कैसे उचित फैसला होगा। अब इन्होंने कभी संविधान के अंदर काम करा नहीं। कांग्रेस ने 1975 के अंदर इमरजेंसी कौन से कानून से लगाई थी? ये कानून का पालन तो करते नहीं है और हमको कानून का पाठ पढ़ाते हैं। जी तो जी निश्चित तौर पर जो कानून का पालन नहीं करते हो उनको हमको कानून का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। जो खुद पक्षपाती हो उनको हम पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी भी जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष सिंह जी भी जुड़ गए हैं फिलहाल। अनिल जी, लेकिन एक चीज ये देखिए कि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि इतने पक्षपाती सभापति हम लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं है। सीनियर मेंबर से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है जिसकी वजह से इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं। जो सीनियर मेंबर जो बोलते हैं ना जी, उनको अपने गिरवान में झांकना चाहिए या कोई विशेष मुद्दा बताएं किस मुद्दे पर हमने पक्षपात करा। आप आरोप लगाने के साथ तथ्यों के साथ में मुद्दा बताएं कि किस मुद्दे पर हमने पक्षपात करा। वो सीधे सीधे यही कहते हैं कि अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराते, सीधे सीधे यही एलिगेशन है उनका। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराते। अडानी क्या मुद्दा है वो पेश करे ना, किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं ये बात करे ना, क्या चाहते हैं ये तो बताएं ना कम से कम। अडानी एक व्यक्ति है, अडानी एक इंडस्ट्रियल है। आप अडानी के मुद्दे पर किस मुद्दे को लेकर के चर्चा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं अडानी के ऊपर चर्चा करनी? आप सिर्फ बदनाम करना। और आप यही अडानी अगर इनके प्रदेश के अंदर कारोबार खोलते हैं, वहां पर ये निवेश करते हैं तो अडानी बढ़िया है, उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। और ये अडानी पर जो चर्चा की बात करें, अडानी क्या 2014 में पैदा हुए थे? इससे पहले अडानी पैदा हुए थे। अडानी इससे पहले भी थे, इससे पहले भी उनका कारोबार चलता था। बोले आप सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए अडानी अडानी चिल्लाएंगे तो जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है कि इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अडानी इतना बुरा है तो इनकी सरकारों में जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर अडानी का निवेश क्यों हो रहा है? क्यों अडानी का निवेश करवा रहे हैं? अगर वो गलत आदमी है तो आप पहले इस बात का जवाब तो दे दें। तो निश्चित तौर पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने का इनका काम है और इनके पास छटपटाहट है कि इनको सत्ता से दूर है। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं जनता का ध्यान बटाने अपने आप की एकता दिखाने के लिए। अनिल जी, विपक्ष का यह कहना है कि जो सरकार चाहती है उन मुद्दों पर तो चीजें आगे बढ़ जाती हैं, उन मुद्दों पर तो चर्चा हो जाती है, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से आवाज उठती है तो विपक्ष की तरफ से वो बात सुनी नहीं जाती, ना लोकसभा में सुनी जाती है, ना राज्यसभा में सुनी जाती है। मतलब दोनों सदन सरकार की मर्जी से चलते हैं, सरकार जो चाहती है वो होता है। उन दोनों सदनों में ये एलिगेशन विपक्ष ने खुलकर लगाए। आलोक जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, संविधान के दायरे में जो भी बात आएगी उस पर फैसला होगा, उचित फैसला जो भी होना चाहिए। लेकिन आप संविधान को जेब में रख करके कोई भी बात करेंगे तो वो बिल्कुल खारिज हो गए, उसी बात को माना नहीं जाएगा। आपके लिए एक बात मान लें कि देश का संविधान सर्वोपरि है। जो भी चीज आप संविधान के दायरे में रखते हैं, नियमों के अनुसार रखते हैं, उन सब पर उचित फैसला होगा। लेकिन आप अगर संविधान को हाथ में रखकर काम करेंगे तो उस पर कोई भी फैसला नहीं होगा, वो आपकी बात रिजेक्ट होगी, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो संविधान के अनुरूप नहीं है। आप संविधान के अनुरूप कोई भी बात रखेंगे तो उस पर जरूर उचित फैसला लिया जाए।
जी बिल्कुल। और जो जिस संविधान पर हम लोग आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान की वो भी दुहाई देते हैं और वो ये कहते हैं कि सरकार नहीं मानती है। फिलहाल हमारे साथ आशीष सैनी जी भी जुड़ गए हैं। आशीष सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और आशीष सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आशीष सैनी जी, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस आया है। पास हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन नोटिस देकर आपने इतिहास रच दिया है। हालांकि लोकसभा में इस तरीके की स्थितियां 2-3 बार आई हैं, लेकिन राज्यसभा में पहली बार आया है। आपका बहुमत नहीं, न राज्यसभा में न लोकसभा में, उसके बाद भी आपने ये तीर चल दिया, नोटिस दे दिया। देखिए, नोटिस देने का जो कारण है वह यही है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा के सदन के अध्यक्ष हैं, उनके जो पक्षपातपूर्ण रवैये और जो संसद सदन के अंदर हम लोगों को ना बोलने देने का जो बार बार का उनका रवैया है, जैसे ही सरकार से सवाल पूछते हैं वो तुरंत, इस बार तो आश्चर्य है कि विपक्ष के लोगों के हंगामे के बावजूद, हंगामा ना होने के बावजूद भी लगातार सदन स्थगित किया जा रहा है। अब जैसे हमारे अनिल गोयल जी भी बोल रहे थे, संविधान की बात की, सदन में आप बोलने नहीं देंगे, ये संविधान सम्मत है या संविधान विरोधी है। और याद रखिएगा, जो परंपरा आप आज डालकर जा रहे हैं, कल यही आपको भुगतनी पड़ेगी। ये हमेशा के लिए आपका नाम पट्टा नहीं हो गया, लेकिन देश में तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। तानाशाही संस्थानों में, तानाशाही सदन में, तानाशाही सड़क पर, हर जगह दिखाई दे रही है। पैनामा और पैराडाइज पेपर के बाद जब ये अमेरिका की अदालत ने अदानी के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की, तो भ्रष्टाचार का एक मामला उजागर हुआ। इससे पहले 2011 से अनेक मामले उजागर हुए। ये कह देना कि कांग्रेस शासित या विपक्ष द्वारा शासित किसी राज्य में अदानी का निवेश है तो अदानी को भाजपा शासित राज्यों में खुली छूट और खुली लूट मिल रही है, तो ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आप अदानी को 32 रुपए मीटर जमीन देंगे और टाटा ग्रुप को 1000 रुपए मीटर जमीन देंगे, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। तो आप जवाब दे दीजिए, पहली बात। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर हो गया है, ये धर्म के नाम पर चुनाव जीतते हैं और भ्रष्टाचार के नाम पर कहते हैं कि हमने क्योंकि चुनाव जीते इसलिए हमारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म कर दो। कि दोनों चीजें दो रंगी और दो राही और दोगली बातें करते हैं जिस तरह से, ये बड़ी अजीब स्थिति है। आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं, चुनाव में आपके नेता भाषण देते हैं, तो किस प्रकार के शब्दों, किस प्रकार के वक्तव्यों का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त तो आप अदानी और अंबानी का बचाव नहीं करते। अंबानी तो पहले से भी उद्योगपति है, लेकिन मुझे बताइए ना, कब ऐसा हुआ कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किसी भ्रष्ट उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई सवाल उठा तो उसके पक्ष में पोस्टर डालने का, अपने वक्तव्य देने का काम किया। ये पहली बार भाजपा शासनकाल में हो रहा है कि चोरी अदानी करता है, सवाल विपक्ष उठाता है और जवाबदेही बीजेपी के लोग करने लगते हैं। अरे आप अपने काम के नाम पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। उपराष्ट्रपति ने खुद अभी एक कार्यक्रम में किसानों की समस्याओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने जिस तरीके से उठाया है, ये वास्तव में बहुत शर्मनाक है। आपको तो उससे ही महसूस हो जाना चाहिए कि आप किस स्थिति में चल रहे हैं। लेकिन आप किसानों के आगे कील बिछा रहे हैं, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, साथ ही जो एग्जाम्स जो होने हैं, पेपर होने हैं कई भर्तियों के, वो बार बार लीक हो रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहे हैं। तो आप चाहते क्या है आखिर हिंदुस्तान से? आपको पूर्ण बहुमत की सरकार देने के बावजूद भी आप लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की बात करते हैं। बड़ी अजीब बात है। जी ठीक है। आशीष जी, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस थमाई गई है कल, उसमें टीएमसी ने इसका नेतृत्व किया है। टीएमसी की वजह से ही ये स्थिति बनी। और ये भी बताया जा रहा है कि मानसून सत्र में जब जया बच्चन के साथ जगदीप धनखड़ जी की तकरार हुई थी, तब भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई थी, तब कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन इस समय चूंकि इंडिया ब्लॉक में सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, इसलिए कांग्रेस टीएमसी के साथ इस मुद्दे पर खड़ा होना क्या बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गई। तो ये मुझे लगता है कि बदली परिस्थितियों का एक तकाजा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग अडानी मुद्दे पर यही सारे दल अलग अलग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सबके सब दल, धनखड़ के मुद्दे पर सबके सब दल, सारे विपक्षी दल, इंडिया ब्लॉक के सारे सहयोगी दल एक साथ खड़े दिख रहे हैं। नमस्कार आलोक जी। देखिए, एक बात तो यहाँ समझने वाली है कि आज जो राज्यसभा में या देश को शर्मसार करने वाला जो चला गया एक मैसेज, एक संदेश कि वह
एक अविश्वास प्रस्ताव सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ आ गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपने दो प्रश्न किए, दोनों अलग अलग है, एक इंडिया ब्लॉक और एक इनकी सहमति जगदीप धनखड़ जी के ऊपर। देखिए, एक बात तो समझ में आ रही है कि आज देश में विभिन्न आयाम पे देश परेशान है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, संभल का मामला हो, मणिपुर का मामला हो या अडानी का मामला। सरकार को जो सत्ता पक्ष होती है उसको सभी पे काम करने की आवश्यकता है। अगर विपक्ष बार बार इन चीजों को बोलता है तो सत्ता पक्ष को खुद इनिशिएटिव लेकर इस पे बोलने की आवश्यकता है। इस पे अगर वो कोई भी कहना चाहते हैं कुछ भी विपक्ष के लोग कि इस पर आप जेपीसी कीजिए, इस पे सदस्यों की टीम बनाइए, वो उनके बोलने से पहले ये सत्ता पक्ष को करना चाहिए। यह सत्ता की नीति होनी चाहिए कि ऐसा काम उन्हें खुद ही करना चाहिए। अगर मणिपुर का मामला रहा, चाहे संभल का हो, चाहे किसानों का हो, ये करना चाहिए। रही बात कि ममता बनर्जी ने इसको उठाया इसलिए सब लोगों ने इसको टेकअप कर लिया और कांग्रेस अभी इंडिया गठबंधन में अगर कोई समस्या है तो इंडिया गठबंधन की अपना अंदरूनी मामला है, यह वो समझे। लेकिन एक चीज तो हम देख पा रहे हैं, लगातार जब से जगदीप धनखड़ जी सभापति बने हैं, वह सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में काम करते हुए कहीं ना कहीं नजर जरूर आते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नहीं होना चाहिए। यह जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठ जाते हैं तो संविधान की गरिमा के अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए और आप एक पार्टी के नेता के रूप में नहीं रहते, आप एक संवैधानिक पद पे होते हैं। और उस संसद जहां आप बैठे हैं, सर्वोच्च जगह पर, उच्च सदन में भी सर्वोच्च जगह पर बैठे हैं, वहां पे तो बिल्कुल आपको सबके साथ होना चाहिए, सबके लिए सबको अनुरूप अपने लेके चलना चाहिए। ये लोग भी बोलने जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको आप नहीं बोलने दे रहे हैं। आप कम से कम इतना तो अधिकार रहने दीजिए कि सबको बोलने का अधिकार दीजिए, ये तो होना ही चाहिए। और रही बात कि अगर जगदीप धनखड़ को ऐसा लगता है कि नहीं हमें बोलना ही है पक्ष के लिए, तो उसके लिए तो विभिन्न मंच बने हुए हैं, पार्टी की रैलियां बनी हुई हैं, आप जाइए, बोलिए, विभिन्न जगहों पे बोलिए, लेकिन वहां भी आप एक संवैधानिक पद पे आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी गरिमा का ध्यान खुद रखना होगा, यह पार्टियों का काम नहीं है। अगर वो ला रही है, उनको भी पता है कि इससे कुछ नहीं होने जाना, इस अविश्वास प्रस्ताव से किसी प्रकार का कुछ उनको खतरा नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक संदेश जा रहा है कि आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो कार्यशैली है, वह उचित नहीं है। आप एक ऐसे पद पे बैठे, उसकी गरिमा का ख्याल आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल, यही सवाल तो उठ रहे हैं अनिल जी। जितने भी विपक्ष के सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर सांसद हैं, उन सब का यही तो सवाल है, यही तो सवाल उठा रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष, धनखड़ के लिए वो कहते हैं कि वो सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट दे देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को हर बात पर चुप करा देते हैं, बैठ जाने की सलाह देते हैं। आपसे वही बात कह रहा हूँ, आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि विपक्ष नियम के अनुसार चले तो उसकी हर बात पर उचित कार्रवाई होगी। अगर सत्ता पक्षी तरफ से कोई अनुचित तरीके से कोई इनको परमिशन देते हैं तो वो भी उचित मंच पर वहां पर उस बात को रखें। अब जहाँ देश की गरिमा का सवाल है, जहाँ पर एक मैसेज देना था, उसके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं और वो भी नियम के अनुसार नहीं चल रहे। और दूसरी बड़ा स्पष्ट है कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, उनको ये पता है कि हम हारेंगे, हम नहीं जीत सकते, तो भी वो क्या दिखाना चाहते हैं। आप अपने अंदरूनी लड़ाई को अपने आप ठीक ना करके देश की इज्जत को दांव पर लगा करके खेल खेलेंगे, कहाँ का न्याय संगत बात है। आप अपने गठबंधन को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। आप में अंदर सिर्फ फुटबल है। ममता बनर्जी कहती है मुझको बना दो, लालू जी कहते हैं ममता जी को बना दो, आधे लोग ममता जी के साथ खड़े हुए हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके अंदरूनी लड़ाई को आप सभापति के अविश्वास प्रस्ताव के साथ पेश करना क्यों चाहते हैं। आप तो इससे पहले कई मुद्दों पर जब ये अलग हुए थे तो ये कहीं अपने आप की कमजोरी को छिपाने के लिए, जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह का कुकत्र कर रहे हैं। मैं इसको अच्छे काम नहीं मानता। आप बिल्कुल, आप इतने मुद्दे हैं, आप मुद्दे उठाओ,
जो मुद्दे उठाने चाहिए, जो मुद्दे देश हित में हैं, जो मुद्दे प्रदेश हित में हैं, आपको विपक्ष की दमदार आवाज करके उठाना चाहिए। इससे जनता को भी लगेगा कि हमारी बात कोई कहने वाला विपक्ष में मौजूद। लेकिन विपक्ष सिर्फ अपने परिवार को बचाना, अपने आप को बचाना, अपने पार्टी के टूट फूट को बचाना, अपनी लड़ाई का जो आपस की लड़ाई है उसका ध्यान इधर उधर खिसकाना के माध्यम लेकर देश को बदनाम करने का काम करेंगे तो जनता इनको कैसे स्वीकार करे? जी, आप जनता के हित की बात करें ना, जनता के हित में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए ना, तो जनता तो कहेगी कि भाई इन्होंने कोशिश करी, हमारे हित में कोशिश करी। आज किसके हित में बात कर रहे हैं? सिर्फ अपने अंदरूनी लड़ाई खत्म करने के लिए। आप अंदरूनी लड़ाई खत्म करने के लिए देश को बदनाम करना चाहेंगे, देश की छवि खराब करना चाहेंगे, तो इस देश की जनता बहुत राष्ट्रभक्त जनता है, वो आपको स्वीकार नहीं करेगी। जी ठीक है, आपको जनता ने विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। जी ठीक है। आशीष सैनी जी, बात मैं एक सेकंड, और अभी मेरे कांग्रेस से प्रवक्ता है, बोले हम ये बातें जो सोरोस से है, इनसे इनका क्या संबंध है? आप इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप अडानी को, अंबानी को मुद्दा बना करके देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपको इस पर स्पष्ट देना चाहिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या संबंध है? और जहां तक उपराष्ट्रपति की सवाल है, तो उपराष्ट्रपति जी सही मायनों में बहुत समझदारी तरीके से उन्होंने आज तक सदन को चलाया है, और इन्होंने जिस तरीके से कई बार उपराष्ट्रपति को बेइज्जती करी है, चाहे वो मिर्करी वाला मामला हो, तमिल टीएमसी के सांसद ने कही है, और कई मामले हो, उन्होंने सबको भी सहन करा है। इससे ज्यादा सहनशील उपराष्ट्रपति कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने हर बात को सहन करते हुए सदन को चला रहे हैं, और आप आशीष जी, आप अडानी करते रहे, आपके ऊपर जॉर्ज सोरोस का काउंटर अटैक बीजेपी ने कर दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर तो हमेशा से उंगलियां उठाते रहे, इसमें कोई आपको संकोच भी नहीं होगा स्वीकार करने में। भाई आपको ईडी निष्पक्ष नहीं लगती, आपको सीबीआई निष्पक्ष नहीं लगती, आपको इनकम टैक्स निष्पक्ष नहीं लगता, जितनी भी जांच एजेंसियां आपको निष्पक्ष नहीं लगती हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर भी अब आपका अविश्वास सामने आ गया है। आपने कल नोटिस जो थमाई, उससे लग रहा है कि आपको संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी अविश्वासी लग रहे हैं। देखिए, 2-3 सवाल हमारे प्रवक्ता महोदय ने उठाए और 2-3 सवाल आपने उठाए हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, और दरअसल जवाब देने का थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा तो हम और अच्छे ढंग से दे पाएंगे। जी, सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर सवाल उठाया, और आपने भी कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को, क्या कभी देश के किसी पहले उपराष्ट्रपति ने कोई रहे हो और ये कहा हो कि वर्तमान देश के प्रधानमंत्री का दर्जा भगवान से ऊपर है? क्या कभी ऐसा कहा गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि देश का उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने इस तरह का बॉडी लैंग्वेज के साथ पेश हो रहा हो जैसे उनका चापलूस हो? ऐसे सैकड़ों उदाहरण वर्तमान उपराष्ट्रपति के हैं, और साथ में विपक्ष के सांसदों को न बोलने देना। अभी अनिल गोयल जी, जिन्होंने शायद संसद की नियमावली पढ़ी भी नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा ज्ञान परोस रहे हैं व्हाट्सएप से पढ़कर। इन्हें ये नहीं मालूम है कि विपक्ष का सांसद यदि अपनी सीट पर भी खड़ा होता है तो आपको उसकी बात सुने बगैर आप उसको बैठने के लिए कह ही नहीं सकते। आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, चाहे आप नियम 303 में लो, नियम 53 में लो या 153 में लो, लेकिन वो आपको सुननी पड़ेगी बात। अगर सांसद अगर बिल में आकर खड़ा हो गया है या गैलरी में आकर खड़ा है तो आप कोई हाउस में कोई बिल भी नहीं रख सकते। तो इन्हें विपक्ष के जो सांसदों को जो देश की संसद ने अधिकार दिया है उसका जानकारी नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जॉर्ज सोरोस का मामला, कि इन्होंने जॉर्ज सोरोस को सामने ला खड़ा किया। भाई जॉर्ज सोरोस अगर कोई देश के विरुद्ध ऐसा कोई नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करो ना। आप मना किसने किया? 10 साल तक किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? यानी आप कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश की वित्त मंत्री, गृह मंत्री सब अब निकम्मे साबित हुए, यानी आप स्वीकार करते हैं इस बात को। और दूसरी बात, हम सदन के अंदर जिस मुद्दे को उठाते हैं वो मुद्दा पे जवाब देने के बजाय अगर इधर उधर की बात होगी तो क्या बात करेंगे? आप देख लीजिए ना, इसी डिबेट में बात किसी मुद्दे पर हो रही है, हम कह रहे हैं अडानी के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, कार्रवाई कीजिए। आप एक सांसदों का दल बनाइए, हम खत्म कीजिए बात, हम जांच कर लेंगे, जो जांच सामने आएगी उस पर कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे। अडानी के गुलाम ही सरकार, जैसे ही अडानी पर सवाल उठाता है विपक्ष, तुरंत इनके जो ट्रोल आर्मी है, जो तनख्वाह पर रखे हुए 2-2 रुपए के ट्रोलर रखे हुए हैं, वो उल्टे सीधे बयान सोशल मीडिया पर लिखने शुरू करते हैं।
क्या देश के गृह मंत्री को दिखाई नहीं देता कि सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है दानी के लिए, और कौन लिखने वाला व्यक्ति है और उसका उद्देश्य क्या है? क्या एक उद्योगपति इतना ताकतवर हो गया कि तुम्हारे गाल पर खड़ा होकर चपत भी लगा रहा है और आपकी पूरी सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है? क्या देश को ये दिखाई नहीं दे रहा कि प्रधानमंत्री जिस देश में दौरे के लिए जाते हैं वहां कोई घोषणा करते हैं तो बाद में वही ठेका अडानी को मिलता है? जी, तो ये और पावर ट्रेडिंग का ऐसा मामला है जिसमें राज्यों को महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया गया और मजबूर किया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो दूसरे दल के राज्य के हो। तो आप महंगी बिजली खरीदने के लिए अडानी की बातें कर रहे हैं और इतने बड़े घोटाले पर बात करने को तैयार नहीं है, तो आप सदन में बात नहीं करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अविश्वास प्रस्ताव का एक सीधा उद्देश्य है कि जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, आप उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो हमें बोलने का वक्त मिलेगा हम देश को बताएंगे कि असली स्थिति क्या है। जी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी, ठीक है, जब आपके पास बहुमत है, उपराष्ट्रपति कहीं नहीं जा रहे। जी, ठीक है सैनी जी। आशीष भाई, मुझे लगता है कि यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इसी बहाने विपक्ष को तमाम उन मुद्दों और बातों को सामने रखने में विपक्ष कामयाब होगा जिन्हें अब तक सभापति के निर्देश पर सदन के रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाता था। क्योंकि यही तो आरोप विपक्ष की तरफ से लगता था कि हमारी बातें ही सदन जो हम रखते हैं मुद्दे तो रखने नहीं दिए जाते, रखते हैं तो सदन के रिकॉर्ड से बाहर कर दिए जाते हैं मुद्दे। तो मुझे लगता है कि ये एक विपक्ष को अपनी भड़ास निकालने का एक अच्छा अवसर आया है। यदि नोटिस एक्सेप्ट हो जाती है तो चेयर पर धनखड़ जी रहेंगे नहीं और विपक्ष को जो कहना होगा कह डालेगा अपनी बात। देखिए, स्वीकृत तो होना ही चाहिए क्योंकि जो नियमावली है वही कहती है कि 7 से ऊपर सांसदों के अगर हस्ताक्षर हो और 70 सांसदों के हस्ताक्षर है तो स्वीकृत हो ही जाना चाहिए। नहीं होगी तो वो भी एक देखने का विषय होगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह है, मैं बार बार कह रहा हूँ, संसद देश की गरिमा होती है और वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का पूर्ण अधिकार और देश से जुड़े मामलों को बोलने का ही अधिकार है। अडानी का मामला बहुत बड़ा मामला है। अगर विदेश की कोर्ट ने ऐसा संज्ञान लिया तो उससे जेपीसी बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे विपक्ष को बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह सत्ता पक्ष को अपने आप इस कार्य को करना चाहिए था और यह उचित था। रही बात कि जगदीप धनखड़ जी ऐसा क्यों करते हैं, तो वो अगर अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण अपने सुख सुविधाओं के लिए पार्टी को खुश करने के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो उचित नहीं है। क्योंकि जयप्रदा का आपने ही बोला, याद है हम लोगों को कैसे उनको बोला था, तो एक महिला के साथ उन्होंने ऐसा बोला, वो भी उचित नहीं था। तो यह तरीका तो बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि संसद, मैं बार बार बता रहा हूं, देश की गरिमा होती है। पूरा विश्व उसको देखता है। जी, और संसद जो चलता है, पूरे संसद का एक दिन का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए आता है और वह 2 करोड़ किसका है? वह 2 करोड़ पूरे भारतवर्ष की जनता का है। गरीब जनता का एक रिक्शा वाला भी उसमें इंक्लूड है और एक महीन भी उसमें इंक्लूड है, सब उसमें इंक्लूड है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रति मिनट की कार्रवाई। ठीक है, बिल्कुल आशीष जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 2.5 एक मैं बोल दूं, इसका संज्ञान नहीं लेते हुए अगर सत्ता पक्ष अगर विपक्ष ऐसा काम कर रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं संसद के माध्यम से, जबकि संसद होता है जनताओं को सही करना, उनको सही दिशा देना। अगर विपक्ष ऐसा चाहता है तो आपको करना चाहिए क्योंकि उनकी भी एक आवाज है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, सैनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। शीतकालीन सत्र में अभी करीब 10 दिन का समय और बचा है और इस दौरान ये नोटिस 14 दिन पहले जो देना जरूरी होता है, ऐसे में इस पर अगले सत्र में ही बहस हो सकेगी। इसलिए देखना होगा कि अगले सत्र में भी इस नोटिस पर बहस हो पाती है या नहीं। मगर बहस हो या नहीं हो, इस नोटिस ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का संतोष तो जाहिर कर ही दिया है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। नमस्कार। You are a nuisance, बुद्धिहीन। कौन सा मेंबर, कौन से नियम के अंदर आपने डिस्कशन चालू किया है? तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। the house stands urgent to meet at 2 p.m. today.